हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। सबसे पहले आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है और ऐसा ही सहयोग आपका मुझे आगे चाहिए। तो ये जो हमारा चैनल है इसी चैनल पर धीरे धीरे हम प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करेंगे और बहुत जल्द आपको रीजनिंग और ज्योग्राफी की वीडियो मिलने वाली हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर जो चल रही है वो स्पेशल रूप से सारे के सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। और साइंस में जो हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, और बहुत जल्द मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जो NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए फिजिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में से आंकिक प्रश्न बनते हैं और मैं NTPC ग्रुप डी को लेते हुए आंकिक प्रश्न आपको कराऊंगा और जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वो भी कराऊंगा। तो मैं बहुत जल्द आपको फिजिक्स कराने वाला हूं। और उससे पहले मैं आपके लिए एक सूचना देने वाला हूं कि जैसे कि हमारी नंबर सिस्टम, जो गणित का पहला पार्ट चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, समाप्त होता है। हम उसे समाप्त होने के बाद हमारे 2 टाइप बचे हैं और दोनों टाइप जो मैं आपको करा रहा हूँ वो नंबर सिस्टम के, वो एक बुक है आपकी राकेश यादव सर वाली। देखिए ये वाली बुक है हमारी 7300 प्लस। अब जो ये हो गई है, अभी हो गई है 9700 प्लस। तो इस बुक को मैं आपको कराऊंगा पूरी कंप्लीट। तो इस बुक में जो हम शुरू करेंगे प्रतिशत, जिसे बोलते हैं परसेंटेज को हम पूरी करेंगे, फिर लाभ हानि करेंगे। जितने भी टॉपिक इस बुक में हैं मैं आपको ये बुक पूरी कराऊंगा। और साथ साथ जो बुक एक है, छोटी सी बुक है, ये वाली बुक है, मैं आपको ये वाली बुक भी कराऊंगा। वस्तुनिष्ठ अंकगणित है। तो दोनों इस वाली बुक के राकेश यादव 7300 प्लस जो राकेश यादव सर हैं, जो इनकी बुक है, इनकी बुक से मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा और एक इस बुक के मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो जो मूलतः बुक जो रहेगी हमारी वो ये रहेगी राकेश यादव सर की। इसे मैं पूरी कराऊंगा आपको और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। प्रतिशत सबसे पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे लाभ हानि। तो क्रम से जो जैसे टॉपिक है हमारे वो इस बुक से पूरे करेंगे हम। जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं वो आपको इस बुक से ए टू जेड क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही ट्रिक के साथ और बेसिक रूप से भी कराऊंगा। तो हम जो अब पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं बायोलॉजी, और बहुत जल्द मैं आपको फिजिक्स की वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आज जो हम करेंगे, हमने फिर जो बायोलॉजी हमारा पहला पार्ट जो चल रहा है वो चल रहा है पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र को हमने इस वीडियो से पिछली वीडियो में समाप्त कर दिया है। तो आज जो हम करेंगे वो पाचन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक और जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं मैं आपको सभी कराऊंगा और सबकी रिवाइज कराऊंगा। तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि आपको क्या करना है, जैसे ही टॉपिक आपका समाप्त होता है, जैसा पार्ट आपका समाप्त होता है, आपको उसकी अच्छे से रिवाइज करनी है और फिर उसके क्वेश्चन टिक करने हैं। देखिए हमने जितना आपको पढ़ाया, जो कंटेंट दिया, और हम उसी कंटेंट से जितने भी क्वेश्चन ये मैंने आपके सामने लिखे हैं ये सबके सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। और इन क्वेश्चनों को देखिए कैसे हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पहला ऑप्शन है पैनक्रियाज। मैंने आपको बताया था तो पैनक्रीज लिखो मिलेगा या पैनक्रियाज मिलेगा, सही है। अब देखिए पहला ऑप्शन है पैनक्रियाज, और दूसरा है बड़ी आंत, और तीसरा है अमाशय, और डी है छोटी आंत। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे समझाया था कि जो हमारा पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, और बहुत ही अच्छे से बहुत ही सुंदर शब्दों में मैंने आपको समझाया था कि जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो संपन्न होता है छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। और पचे हुए भोजन का अपशोषण भी इसी आंत में होता है, और जो भोजन बच जाता है वो शेष पचे हुए भोजन का, ध्यान रखना, शेष पचे हुए भोजन का अपशोषण जो होता है वो होता है हमारा बड़ी आंत में। और जल का भी अपशोषण जो होता है वो भी किस में होता है? वो भी बड़ी आंत में ही होता है।
जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता, कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। और शेष बचे हुए भोजन का जो अवशोषण होगा वो होगा हमारा बड़ी आंत में। तो ध्यान रखना, जो अधिकांश भाग होता है पाचन का, अधिकांश भाग पाचन का कहाँ संपन्न होता है? वो संपन्न होता है हमारा छोटी आंत में। मैंने छोटी आंत के बारे में आपको बहुत ही अच्छे समझा दिया है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका जो सही उत्तर हुआ वो हुआ डी। कौन सा हुआ? डी। मैं एक बार फिर आपको बोलना चाहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये A to Z क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे से आपको मेहनत करके NCERT कंटेंट दिया जा रहा है। और हमारे कंटेंट से जैसे हमने आपसे वादा किया है कि कहीं से भी कुछ भी बचने वाला नहीं है। यदि आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप कोई सा भी प्रैक्टिस लगाइए, आपको हमारे कंटेंट से बाहर जाने वाला नहीं है। आप जब ग्रुप डी का एग्जाम दोगे और कुछ बच्चों का जो NTPC का एग्जाम है वो रह गया है, वो अच्छे से हमारी बायोलॉजी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, हमारे कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? अब इसने कहा है, कहाँ पूछा है? मुख गुहा में। ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन डी है तुम्हारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे समझाया था, जो हमारा मुख गुहा होता है तो मुख गुहा में ही पाचन शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा में पाचन शुरू हो जाता है। और मुख गुहा में क्या होती है? लार होती है। और लार का काम क्या होता है? जो भोजन की लुगदी बनती है। अब लुगदी क्या होती है? जब तुम भोजन को चबाते हो, क्या करते हैं? जब हम भोजन को चबाते हैं और वो बारीक होकर जो मुंह में इकट्ठा होता है वही कहलाती है भोजन की लुगदी। और इस लुगदी को जो चिकना बनाती है वो कहलाती है लार। और लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है क्या होता है हमारा। एक होता है श्लेष्म और दूसरा होता है लाइसोजाइम और एक होता है एमाइलेज, इसे बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? टाइलिन। तो 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अब देखिए इसने यही पूछा है कि जो मुख गुहा है, मुख गुहा में किसका पाचन होता है। यदि यहाँ ही क्वेश्चन ये कह देता कि बताइए मुख गुहा में आंशिक रूप से किसका पाचन शुरू हो जाता है, मुख गुहा में आंशिक रूप से किसका पाचन होता है। तो देखिए क्वेश्चन में है मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो किसका होता है। अब मैंने आपको बताया यदि ऑप्शन में स्टार्च है तो स्टार्च लगाएंगे और स्टार्च नहीं है, मंड दिया है तो मंड लगाएंगे और स्टार्च या मंड दोनों में से कोई नहीं है तो ये भाग होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। किसके? कार्बोहाइड्रेट के। और कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में है तो हम क्या लगाएंगे? कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। तो ऑप्शन क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, कार्बोहाइड्रेट। देखिए मैं एक छोटी सी बात समझा दूं तुम्हें। जो स्टार्च होता है, क्या होता है? स्टार्च, या इसे बोलते हैं मंड। क्या बोलते हैं? मंड। तो ये क्या करता है? ये स्टार्च या मंड टूट जाता है माल्टोज में। किस में टूटता है? माल्टोज में। और माल्टोज या डेस्ट्रीन, माल्टोज या डेस्ट्रीन में टूटता है और इससे जो बन जाता है वो बन जाता है शर्करा। क्या बन जाता है? शर्करा। और इसी बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है। किसका भाग होता है? कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। उसे बोल देते हैं हम कुछ आम भाषा में ग्लूकोज, ठीक है। अब देखिए जो स्टार्च होता है तो स्टार्च या मंड टूटता है माल्टोज में और माल्टोज से परिवर्तित होता है शर्करा में। तो जो शर्करा जो किसका भाग है? हमारा कार्बोहाइड्रेट का भाग है। तो जो मुख गुहा होता है, यदि ऑप्शन में स्टार्च भी नहीं है और मंड भी नहीं है और कार्बोहाइड्रेट है या क्या है हमारा शर्करा है, तो क्या लग जाएगा हमारा? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। तो मुख गुहा में और क्वेश्चन ये पूछता है कि पाचन शुरू कहाँ से होता है, पाचन शुरू कहाँ से हो जाता है। तो जो पाचन शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है
मुख गुहा से। कहाँ शुरू होता है? मुख गुहा से। और मुख गुहा में किसका पाचन होता है? मुख गुहा में पाचन होता है स्टार्च या मंड का। और यह स्टार्च या मंड ऑप्शन में नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट। और यहीं क्वेश्चन पूछता है कि मुख गुहा में आंशिक रूप से पाचन किसका होता है? तो वो होता है हमारा शर्करा का। किसका? शर्करा का। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्न से किसके पाचन में सहयोग करती है? मैंने आपको बताया कि जो लार होती है, लार में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक श्लेष्म होता है, एक तुम्हारा टाइलिन होता है जिसे एमाइलेज बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा लाइसोजाइम होता है। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसके पाचन में कौन? लार। और लार का काम क्या होता है? जो भोजन की लुगदी होती है उसे क्या करना होता है? उसे चिकना बनाना होता है। और जैसे भोजन चिकना बनेगा तभी अंदर को जा पाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ ले तो आपका जो पाचन शुरू होता है वो शुरू होता है, पाचन मुख गुहा शुरू होता है। और मुख गुहा पाचन किसका होता है? स्टार्च का होगा, या स्टार्च का दूसरा नाम है मंड, और या कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। स्टार्च, प्रोटीन, रेशे, वसा। नहीं आपका वसा होगा, नहीं रेशा होगा, ना प्रोटीन होगा। आपका क्या होगा? आपका होगा स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। तो देखिए यदि आपने अच्छे से टॉपिक तैयार कर रखा है तो आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। आपको जो दिया जा रहा है वो एकदम धांसू रूप से एनसीईआरटी कंटेंट दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंजाइम मूलतः क्या हैं? या एंजाइम क्या होते हैं, या एंजाइम क्या हैं? किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए अब जो एंजाइम है, एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन ए है विटामिन, दूसरा है बैक्टीरियम, तीसरा है बायो उत्प्रेरक, और चौथा है वायरस। ना बैक्टीरियम हो सकता, ना हो सकता वायरस। हमारे पास बच्चा 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, एक बच्चा विटामिन और दूसरा बच्चा बायो उत्प्रेरक। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एंजाइम की डेफिनेशन समझाई थी और बताया था कि एंजाइम होता क्या है। मैं एक बार और समझा रहा हूँ। जो एंजाइम होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं? जो हमारे जो क्या करते हैं? एक प्रकार के क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। और जो जैविक सिस्टम होता है, क्या होता है? जैविक सिस्टम, जिसे बोलते हैं लिविंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिविंग सिस्टम। और इसे बोलते हैं जैव प्रक्रिया। तो क्या करते हैं? ये जैव प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। क्या करते हैं? जैव प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था यदि ऑप्शन में प्रोटीन नहीं है तो ये क्या होते हैं? ये एक प्रकार के बायो उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? एक प्रकार के बायो उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए ऑप्शन में नहीं प्रोटीन है। देखिए ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में प्रोटीन नहीं है तो विटामिन तो होंगे नहीं। और क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन बचा बायो उत्प्रेरक। तो जो एंजाइम होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, या ऑप्शन में प्रोटीन नहीं है तो क्या होते हैं? एक प्रकार के बायो उत्प्रेरक होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है लिविंग सिस्टम को उत्प्रेरित करना। क्या होता है? लिविंग सिस्टम को उत्प्रेरित करना, या बोल सकते हैं जैव प्रक्रिया की गति को बढ़ाना। जैव प्रक्रिया की गति को बढ़ाना। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है और इसमें ये कहा गया है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो जो हमारा एंजाइम होता है वो होता है जाइमेज। कौन सा होता है? जाइमेज। अब देखिए जाइमेज का कार्य क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज जब जाइमेज पर कार्य करता है तो ये ग्लूकोज ही काय में टूट जाता है? ये ग्लूकोज टूट जाता है किसमें? इथेनॉल में। अब देखिए जो
ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है वो होता है C6H12O6, C6H12O6। और जब इस पर कौन क्रिया करेगा, जाइमेज, तो क्या बनेगा, ये ग्लूकोज टूट जाएगा किसमें, इथेनॉल में, C2H5OH, C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी बाहर, जो बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं, CO2। अब देखिए समीकरण संतुलित कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए जो कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर गुणा कर दी 2 से, ठीक है, कितने कर दी, 2 से। अब देखिए अब यहाँ कितने कार्बन हो गए, 2 दूनी 4, और यहाँ कितना 1 5। अब देखिए यहाँ गुणा कर दिए 2 से, तो ये आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, ये आपकी समीकरण हो जाएगी संतुलित। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो क्या पूछा उसने, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को, किसे, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है, तो वो होता है हमारा जाइमेज। क्या होता है, जाइमेज। आप इसे नोट कीजिए और हम और अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब जो हमारे अगले क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जैविक, अगला क्वेश्चन है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज, और तेज को बोलते हैं कैटालाइज। तो यहाँ को या तो आपको मिलेगा तेज लिखा हुआ, ये मिलेगा कैटालाइज। क्या मिलेगा, कैटालाइज करने में उत्तरदायी है, उत्तरदायी पदार्थ है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है, जो जैविक क्रिया होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम लिविंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, लिविंग सिस्टम। जो लिविंग सिस्टम होता है तो इसे जो बढ़ाने का कार्य करता है, इसकी जो गति बढ़ाता है वो होता है एंजाइम। क्या होता है, एंजाइम। देखिए कौन सा ऑप्शन से रहेगा, तो आपको जो ऑप्शन है बैक्टीरिया हो नहीं सकता, डीएनए भी नहीं होगा, प्रोटीन्स भी नहीं होगा, क्या होगा, एंजाइम। क्या होगा, एंजाइम। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है श्लेष्मा, और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए मैंने आपको बताया जो यकृत का कार्य होता है वो विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उन्हें नष्ट करना होता है, और जो उत्पादन करता है, जो हमारा विषाक्त सबसे जहरीला या विषाक्त जो पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया, जो बोलते हैं NH3। तो अमोनिया को अमोनिया जब टूटती है तो अमोनिया परिवर्तित हो जाती है किसमें, यूरिया में। किसमें, यूरिया में। और जब अमोनिया परिवर्तित किसमें हुई, यूरिया में। और तो यूरिया का उत्पादन जो किसने किया, वो किया यकृत ने। किसने किया, यकृत ने। और यकृत किसका करता है, हिपेरिन का उत्पादन करता है, और कोलेस्ट्रॉल का भी उत्पादन कौन करता है, वो करता है यकृत। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया है। आपको प्रॉपर जो नोट्स हैं उन्हें अच्छे तैयार करना है, पढ़ना है, बार बार रिवाइज करनी है। ये मेरा आपसे वादा है कि आप जो मैंने आपको कंटेंट दिया है और जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ वो उसमें से आपका कोई भी बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो यकृत जो होता है, मैंने यकृत के बारे में बहुत अच्छे समझाया है। तो यकृत जो होता है ये क्या करता है, ये यूरिया का उत्पादन करता है और हिपेरिन का उत्पादन भी करता है। और हिपेरिन, आपकी हिपेरिन हो गई, और कोलेस्ट्रॉल, मैंने तीनों के बारे में बहुत अच्छे समझाया है। जो हिपेरिन होती है वो हमारे शरीर में जो रक्त बहता है उसे जमने नहीं देती। और हिपेरिन क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ध्यान रखना, हिपेरिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है यही कि निम्न में किस एक की उत्पत्ति यकृत करता है, वो करता है यूरिया की। किसकी, यूरिया की। और ये कब होती है, जब अमोनिया टूटता है किसमें, यूरिया में। जब अमोनिया टूट जाता है किसमें, यूरिया में। और इसे तोड़ने का कार्य कौन करता है, वो करता है हमारा यकृत। कौन करता है, यकृत, जिसे बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। अगला क्वेश्चन है लिपिड्स का पाचन, लिपिड्स को बोलते हैं वसा। क्या बोलते हैं, वसा।
लिपिड्स का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्थिति में होता है। ऑप्शन ए पित्त अम्ल, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी पेप्सिन, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो मैंने आपको बताया जो एमाइलेज एंजाइम होता है, कौन सा एमाइलेज, वो पाचन किसका करता है, वो पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे हम क्या बोलते हैं स्टार्च या मंड। और ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, शर्करा में, किसमें, शर्करा में। अब देखिए इसमें और फिर हमारा दूसरा था क्या था, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, किसका, प्रोटीन का पाचन। और जो लाइपेज होता है, क्या होता है, लाइपेज, ये किसका पाचन करता है, ये पाचन करता है वसा का। अब वसा का पाचन क्या करता है, जो एंजाइम होते हैं हमारे, तो एंजाइम का कार्य क्या होता है, जितने तुम्हारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं, वसा होता है, प्रोटीन होता है, तो क्या करता है, इन्हें कणों में साधारणतः कणों में तोड़ देता है। क्या कर देता है, साधारणतः कणों में तोड़ देता है। और एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रकार के बायो उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। इनका उत्पादन जो होता है वो होता है नाइट्रोजनीय पदार्थों से, जिन्हें हम बोलते हैं एमिनो अम्ल से। किससे, एमिनो अम्ल से। तो ये बातें सब ध्यान रखनी है और नोट करनी है और प्रैक्टिस सेट लगाना है। मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ एक टॉपिक के मैं कम से कम आपको 20 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 20 से 30 क्वेश्चन। और ये मेरा वादा है कि इन क्वेश्चन से ही आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और यही क्वेश्चन हो सकता है आपको ऐसे के ऐसे एग्जाम में दिख जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें लिपिड्स जो होता है वसा, तो बताया वसा का पाचन करता है वो कौन करता है, वो करता है लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। ध्यान रखना, जो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। और जो पेप्सिन होता है ये पाया जाता है जठर रस में, किसमें, जठर रस में। और ये कार्य कहाँ करता है, ये कार्य करता है पेट या अमाशय में, से बोलते हैं स्टोमच। क्या बोलते हैं, स्टोमच। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। मानव तंत्र में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो आप समझ चुके हो कि ट्रिप्सिन भी क्या होता है, एक पाचक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, जो ट्रिप्सिन होता है ये पाचन किसका करता है, किसका, प्रोटीन का। और कहाँ पाया जाता है, पाया जाता है अग्नाशय में, और अग्नाशय रस में पाया जाता है और अग्नाशय में कार्य करता है। अग्नाशय क्या बोलते हैं, पैनक्राइज या पैनक्रीज, क्या बोलते हैं, पैनक्राइज। तो ये ट्रिप्सिन जो होता है पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। और कहाँ होता है, अग्नाशय में होता है। और किस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा गैस्ट्रीन, तो जो गैस्ट्रीन होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो जीव कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। जीव कोशिकाएं जो होती हैं वो गृहिणी में उपस्थित होती हैं। तो इसका हम कह सकते हैं जो गैस्ट्रीन हार्मोन है इसका उत्पादन जो करता है वो करती है गृहिणी। कौन करती है, गृहिणी उत्पादन करती है किसका, गैस्ट्रीन का। और मैंने बहुत अच्छे से आपको गृहिणी पढ़ा दी है, सब कुछ एकम एक भाग मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए अब जो टाइलिन होता है इसे बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं, एमाइलेज। जो टाइलिन या एमाइलेज होता है ये किसका पाचन करता है, ये करता है कार्बोहाइड्रेट या मंड या शर्करा का या स्टार्च का। ठीक है, अब देखिए जो पेप्सिन होता है, तो ये पेप्सिन जो होता है ये पाया जाता है जठर रस में। किसमें, जठर रस में। जो पेप्सिन होता है ये पाया जाता है जठर रस में। और ये कहाँ होता है, ये होता है अमाशय या स्टोमच में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। देखिए आप कितने आसानी से टिक कर दोगे। मैंने आपको बताया जो ट्रिप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है, वो पाचन करता है आप किसका, वो पाचन करता है प्रोटीन का। तो देखिए यूरेज तो होगा नहीं, सल्फेटेज नहीं होगा और प्रोटीएस नहीं होगा। क्या होगा, सॉरी, जो ट्रिप्सिन होता है, क्या होता है, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, वो पाचन करता है किसका, प्रोटीन का। तो कौन सा हो गया हमारा, ट्रिप्सिन। कौन सा हो गया, ट्रिप्सिन। देखिए हमने जो आज किए वो किए 10 क्वेश्चन और इन 10 क्वेश्चनों में से ही
आपके कितने बन जाएंगे, 20 क्वेश्चन बन जाएंगे। और जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको एक टॉपिक के कम से कम 20, 15 या 30 क्वेश्चन कराऊंगा, और यह आपके क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, और एक एक को मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाऊंगा और बहुत अच्छे समझाऊंगा। जब मैंने आपसे वादा किया है कि हम जो आपको दे रहे हैं वो प्योर एनसीईआरटी कंटेंट दे रहे हैं, और मेरा वादा है, मैं आशा करता हूं कि मेरा द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ आ रहा होगा। यदि किसी स्टूडेंट को कोई कमी दिख रही है या उसके समझ नहीं आ रहा है या वो मेरे कंटेंट से संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपनी समस्या बता सकता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। यदि किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्न आपका वही होना चाहिए जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और जो प्रश्न होते हैं, पूछे जाते हैं, वही आपके प्रश्न होंगे और आपको जवाब 101% दिया जाएगा। तो हमने जो आज क्वेश्चन किए वो पाचन तंत्र से होते हैं, डाइजेशन सिस्टम। तो डाइजेशन सिस्टम के हमने क्या करा, प्रैक्टिस की, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो मैं आने वाली वीडियो में कराऊंगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में, मैं वो सारे आपको कराऊंगा। एक एक टॉपिक के मैं आपको 15 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज हमने 10 क्वेश्चन किए और इन 10 क्वेश्चनों को हमने विस्तार पूर्वक समझा, और जो आने वाले क्वेश्चन होंगे उन्हें भी हम ऐसी विस्तार पूर्वक समझेंगे। विस्तार पूर्वक समझने से क्या होता है, जो हमारा टॉपिक होता है उसकी रिवाइज हो जाती है और क्वेश्चन हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद, और आप सभी के लिए हम मेहनत करते रहेंगे। और आप भी जब भी वीडियो देखें तो अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें, और हर एक बात को जो हम बोलते हैं और जो लिखते हैं उसे उतारें, अच्छे से रिवाइज करें, सुंदर से नोट्स बनाएं और उनकी तैयारी करें, रिवाइज करें। तो आप सभी को नमस्कार और जय हिंद।